नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अपना रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी के बारे में। होती क्या है सर जी एनालॉजी? माता पिता के साथ रिलेट होता है तो भाई बहन के साथ रिलेट हो जाएगा। इसी तरह ये एनालॉजी का चैप्टर है। अब एनालॉजी को बेसिकली 3 तरह में बांटा गया है। पहला आपका है वर्ड एनालॉजी, दूसरा है आपका नंबर एनालॉजी और तीसरा है अल्फाबेट बेस्ड। अब सर जी ये 3 क्यों है? अभी तो आपने बताया कि रिलेशन डेवलप ही तो करना है। अरे भाई रिलेशन तो डेवलप करना है। अगर वर्ड टू वर्ड रिलेशन डेवलप हो रहा है, जैसे वर्ड मतलब किसी नाउन के लिए, जैसे फर्नीचर के अंदर अगर टेबल्स आता है तो मैमल्स के अंदर क्या आएगा? मैन। कुछ इस तरीके से अगर वर्ड टू वर्ड कोई रिलेशन मेरा डेवलप हो रहा है तो वहां पे सिर्फ मैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी की बात ही करूंगा। ओके, लेकिन अगर मेरा नंबर्स में भी रिलेशन डेवलप हो रहा है, नंबर्स में कैसे हो रहा है सर जी? देख लो जी, अगर 2 को मैं 4 से रिलेट कर रहा हूं तो 3 को मैं किससे रिलेट करूंगा? सर जी ऐसा लग रहा है तो स्क्वायर है। तो अगर मैं 2 को 2 के स्क्वायर से रिलेट कर रहा हूं तो 3 को मैं 3 के स्क्वायर से ही तो रिलेट करूंगा, तो मेरा आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से नंबर बेस्ड जो एनालॉजी है वो काम करती है। अब हम ये देखेंगे कि नंबर बेस्ड एनालॉजी के अलावा हमारे पास एक और एनालॉजी आती है, अल्फाबेट एनालॉजी। अब अल्फाबेट क्यों अलग है? अल्फाबेट में ए से जेड तक जो रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। अगर मैं कहूं ए के साथ जो जेड का रिलेशन है वो सी का किसके साथ होगा, तो इस तरह से जो अल्फाबेट में जो हमारे रिलेशंस डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि ए के साथ जेड मतलब पहला शुरू से और पहला आखिर से, तीसरा शुरू से तो तीसरा आखिर से एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिलेशन हमारे बनते हैं वो अल्फाबेट होता है। तो इस तरीके से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालॉजी में क्वेश्चन बनता है वो बनता है वर्ड बेस से। तो सबसे ज्यादा आपसे वर्ड से पूछते हैं, क्योंकि नंबर और अल्फाबेट कहीं ना कहीं आपके दूसरे चैप्टर्स में भी थोड़ा बहुत नंबर सीरीज में, अल्फाबेट्स में कवर हो जाता है, बट अच्छे तरीके से हम यहाँ पे ये कवर करेंगे। और इसको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप बोर नहीं होगे, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर आउट ऑफ द टॉपिक या आउट ऑफ द बॉक्स मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मैं कैसे याद करूंगा। नहीं, बस आपको क्या करना है, आपको पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना है, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना है, सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करनी है और आपका काम बन जाएगा। अलग अलग टाइप के एनालॉजी पूछता है, जैसे कि आपका ये पूछ लेगा कि किस चीज को नापने में क्या चीज काम आती है, उसका मैं एक अलग सेशन कराऊंगा। टेम्परेचर को नापने में क्या काम आता है, जैसे कि टेम्परेचर को नापने में थर्मामीटर काम आता है, ऐसे स्केल को किस चीज से नापते हैं? लेंथ। ठीक है, लंबाई को किस चीज से नापा जाता है? स्केल से। ऐसे ये पूछ लेगा यूनिट्स के बारे में, ये यूनिट्स हो गई, फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन है तो मेरी एनर्जी की क्या यूनिट होगी, यहाँ यूनिट की बात करेगा। तीसरा है ये ग्रुप के बारे में पूछ लेगा, जैसे शीप के ग्रुप को अगर मैं फ्लॉक बोलता हूं तो आर्मी में यहाँ क्या होगा? शोल्जर। कि शोल्जर का अगर ग्रुप बनता है तो मेरी आर्मी बनती है, शीप का अगर ग्रुप बनता है तो मेरा फ्लॉक बनता है, और अगर शोल्जर की मेरी आर्मी बनती है तो मेरी आर्मी बनती है। ऐसे इसने पूछ लिया कि इसके बच्चे को ये बोलते हैं, इसके बच्चे को क्या बोलेंगे? करेक्ट। इसकी पत्नी को ये बोलते हैं, हॉर्स की पत्नी, तो इसको क्या बोलेंगे? लिजार्ड, छिपकली किस प्रजाति से संबंध रखती है? रेप्टाइल से। तो ओस्ट्रिच किससे संबंध रखेगी? बर्ड से। तो हमें पता होना चाहिए। एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। इसके घर को क्या बोलते हैं? डॉग के घर को कैनल बोलते हैं। तो एक्वेरियम का फिश के घर को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। करेक्ट। ये पढ़ाई के बारे में पूछ लेगा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, उसका रिलेशन बना दिया। यहाँ पे पूछेगा टूल कैसे यूज करते हैं, कि डॉक्टर क्या एक टूल यूज करता है, अगर डॉक्टर ये टूल यूज करता है तो दूसरे वाला सामने वाला क्या यूज करेगा। यहाँ पे भी टूल की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई आपका जो प्रोफेशन है, आप जो काम करते हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है, आर्टिस्ट क्या करता है, म्यूजिशियन क्या करता है, ऑथर क्या करता है, इस सब के बारे में भी पूछ सकता है। इसी तरह ये टेलर, ये चीज भी पूछेगा। अब जो मटेरियल है वो क्या कहाँ से बनता है? पल्प से पेपर बनता है, कॉटन से क्लोथ बनता है, ये भी पूछेगा। मटेरियल के बारे में पूछ सकता है। लास्ट में आपको कुछ सिनोनिम भी पूछ सकता है, जैसे बेसिक सिनोनिम जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, कि अगर मैं एबडक्ट को
किडनैप बोलता हूं तो बैन को क्या बोलूंगा, या एंटीनोनिम से पूछ सकता है, जो सिमिलर मीनिंग है इनके वो भी पूछ सकता है, और जो अपोजिट मीनिंग है उसके बारे में भी पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एनिमल या थिंग्स की जगह को रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो चीजें जहां रखनी होती हैं उनकी जो जगह होती है उसको, जैसे मैं बुक्स, अपनी किताबों को एक बुक शेल्फ में रखता हूं तो जगह का नाम है बुक शेल्फ। क्या चीज रखता हूं? किताबें। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं कि घर में जो हमारी अलमीरा होती है, हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमीरा में। तो कपड़े रखने की जगह क्या है? अलमीरा। चलिए ध्यान से देखेंगे एक एक स्लाइड को, समझेंगे। ये कह रहा है कार, कार को कहाँ रखा जाता है? गैरेज में। ये सब कार यहाँ पे है, तो कार को हम कहाँ रखते हैं? गैरेज में। ठीक है, एरोप्लेन, एरोप्लेन को, एरोप्लेन भी तो कहीं रखते होंगे। अब जिसने लैंड करा भाई वो वही तो पट्टी पे तो खड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो दूसरा आके उसको उड़ा ले जाएगा। तो उसको जब वो लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, उसके बाद जो वो उसका रेस्ट पीरियड होता है, उस समय उसको कहाँ रखा जाता है? हैंगर। कहाँ रखा जाता है? हैंगर। तो ये बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा सा टीन शेड होता है, उसके अंदर एरोप्लेन जाके आराम करता है, ठंडा होता है। ठीक है, जू, जू ऑब्वियसली सबको पता है, चिड़ियाघर। एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है? चिड़ियाघर में। तो खूब सारे एनिमल्स रहते हैं, हो सकता है आप कभी चिड़ियाघर में गए हो, तो याद कीजिए जब आप गए थे उसका नाम क्या था? जू। कोई ना कोई नाम होगा उसके आगे जू जरूर लगा होगा। तो याद रखने के लिए याद रखेंगे चिड़ियाघर, बोलते इसको चिड़ियाघर है एक्चुअली, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जानवर रह सकता है, पशु। यहाँ पे एलिफेंट्स भी हो सकते हैं, इवन टाइगर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ चिड़िया ही यहीं रहेंगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब कि अनाज। अनाज को कहाँ रखा जाता है? ग्रेनरी या फिर अन्न भंडार या अनाज भंडार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब कि अनाज, अनाज को हम कहाँ रखेंगे? अन्न भंडार या फिर अनाज भंडार में। ठीक है जी। चलिए अब ये मधुमक्खियों का छत्ता, बात अलग है, लेकिन मधुमक्खियों को रखा कहाँ जाता है? जब हमारे पास खूब सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, या फिर जो वो कंपनियां जो शहद बनाने का काम करती हैं, तो वो सारी मधुमक्खियों को एक जगह पे रखती हैं। इस जगह पे इस तरह का कुछ उन्होंने इक्विपमेंट सा बनाया होता है, इसको क्या बोलते हैं? अपायरे, अपायरे इन इंग्लिश। और मधुमक्षिकाला, इसको बोलते हैं हम मधुमक्षिकाल्य, मधुमक्षिकाल्य, करेक्ट। चलिए वेरी गुड, याद रखेंगे अपायरे, अपायरे मधुमक्षिकाल्य। मधुमक्षिकाल्य से तो याद आ ही जाएगा कि जितनी मधु यहाँ रहती हैं उसका घर को ये बोलते हैं। क्लोथ्स, क्लोथ्स अभी मैंने बोला था अलमीरा, लेकिन अलमीरा एक कॉमन टर्म है जहां हम और चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली सिर्फ क्लोथ्स की बात करते हैं, हमें सिर्फ कपड़े ही रखने हैं, उसको बोलते हैं हम वार्डरोब, वार्डरोब। ठीक है, या फिर अलमारी। कपड़ों को रखने की जगह को, स्थान को क्या बोला जाता है? वार्डरोब या फिर अलमारी। बंदूकें, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने आर्मर या बंदूकें या फिर जितने भी सिक्योरिटी वेपन्स हैं उसको एक स्पेशल जगह पे रखते हैं, उस पूरी जगह पे, जैसे आपने मूवीज में भी कहीं कहीं देखा होगा, आर्मरी, द कलेक्शन ऑफ सिक्योर्ड वेपन्स आर प्लेस्ड इन आर्मरी, आर्मरी या फिर शस्त्रागार। ठीक है, तो बंदूकें कहाँ रखी जाती हैं? शस्त्रागार। देखिए ना, ये क्या है? हमारा आर्मरी प्लेस्ड इन सब में, करेक्ट। चलिए उसके बाद पेशेंट, पेशेंट कहाँ जाएगा? घर पे तो रहेगा नहीं। देखो अगर कोई बंदा बीमार है, अनलेस एंड अनटिल, अगर जब तक वो हॉस्पिटल में एंटर नहीं करता उसको पेशेंट नहीं बोला जाता, तब तक उसको सिक बोला जा सकता है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट वंस इट इज एडमिटेड, अगर वो एडमिट हो गया तो उसको पेशेंट बोला जाता है। क्या वो पेशेंट हो गया? तब तक वो पेशेंट की कैटेगरी में नहीं था जब तक उसको डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं किया, उसको कुछ भी हो सकता था, बट वंस इट इज डायग्नोज्ड तो वो पेशेंट बन गया। और पेशेंट को कहाँ रखा जाता है? हॉस्पिटल में। पेशेंट को घर नहीं रखा जाता, पेशेंट ठीक होके घर आता है। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। ठीक है, चलिए बर्ड्स, बर्ड्स को अभी हमने बात करी थी चिड़िया, चिड़ियाघर, लेकिन चिड़ियाघर के अंदर या फिर अलग से भी एक ऐसी जगह बनाई जा सकती है जो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के लिए हो, क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे अलग एनिमल्स के साथ नहीं रह सकती, वो उसको खा लेते हैं या उनको
कुछ और इश्यूज होते हैं। तो लोग जो बर्ड्स की स्पेशल जगह होती है उसको बोलते हैं आइवरी। अगर आपने जू में भी देखा होगा, जू के अंदर भी एक स्पेशल प्लेस होता है जो चारों तरफ से ऊपर से भी ढका रहता है, उसके अंदर सिर्फ आपको अलग 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 बर्ड्स मिलेंगी, तो उसको हम बोलते हैं आइवरी या फिर पक्षीशाला। इसमें सिर्फ बर्ड्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो अलग अलग चीजें हैं, स्पेशल चीजें हैं जो लुप्त हो सकती हैं, या फिर जो बहुत ही नॉलेज देने वाली चीजें हैं या फिर मोटिवेशन देने वाली चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्यूराइस इंग्लिश में, मतलब कि बहुत स्पेशल चीजें, अनोखी वस्तु। उनको कहाँ रखा जाता है? म्यूजियम में। अनोखी वस्तु कहाँ रखी जाएगी? संग्रहालय। यहाँ पे संग्रहालय आपको पुस्तक का संग्रहालय अलग हो सकता है, चीजों का संग्रहालय अलग हो सकता है, कुछ लोगों के पुतले बनाए जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या जिनसे हमें प्रेरणा मिले जीवन में, उनका संग्रहालय अलग हो सकता है। तो उसके पहले उस संग्रहालय का नाम आ जाए, जैसे पुस्तकालय या पुस्तक संग्रहालय, लेकिन कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? म्यूजियम और संग्रहालय, ठीक है। चलिए, अब मछलियों को क्या रखा जाता है? एक्वेरियम, ये सबको पता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं मत्स्यालय, जहां पे मछली, मत्स्य संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में हम मछली बोलते हैं, तो मत्स्यालय, जहां पे मछलियों को रखा जाता है। वाइन, शराब को कहाँ रखा जाता है? सेलर। अब सेलर एक, क्योंकि शराब समय के साथ साथ उसकी क्वालिटी बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ता है, इसलिए एक स्पेशल जगह बनाई जाती है जहां सारी शराब को स्टोर किया जा सकता है कई सालों तक, और उसके बाद उसको वहां से निकाला जाए और फिर उसको बेचा जाए, यूज किया जाए। तो वो जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं सेलर, शराब के तहखाने, ठीक है, सेलर। याद रखेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से रखी जाती हैं, अलग अलग रैक्स बने होते हैं जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ बोटल्स एक टाइम पे आराम से रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या रखना है? सेलर। सेलर को आप इस इमेज से जोड़ने की कोशिश कीजिए, सेलर, ठीक है। ओके, ग्रेट। चलिए, ये हमारी थी जगह को रखने के नाम। अब हम बात करेंगे खेल और खेलने का स्थान। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? घर पे तो नहीं खेला जाता, एक स्टेडियम बोलते हैं उसको, या क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? एक टेबल कोर्ट या टेबल पे खेला जाता है। तो इसी तरह जो चीजें जहाँ खेली जाती है उनका जो नाम होता है उस पे बात करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली बैडमिंटन एक या फिर टेनिस है, वो कोर्ट पे खेला जाता है, इस चीज को हम कोर्ट बोलते हैं। अगर ये लाइन आ जाती है व्हाइट वाली, इसके अंदर का जो स्पेस है इसको हम कोर्ट बोलते हैं, याद रहेगा। हालांकि अगर ये खाली स्थान होता है इसको गार्डन, पार्क या फिर ओपन स्पेस कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन एक बार यहाँ पे लाइंस मेजरमेंट होके लग गई, नेट लग गया, तो दैट इज नोन एज कोर्ट। और उस कोर्ट में क्या चीजें खेले जा सकती हैं? बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है। इसके बाद दूसरा गेम है हमारा रेस। अब रेस आप सड़क पे तो लोग ही नहीं, अगर प्रोफेशनल रेसर्स हैं तो आपने देखा होगा वो ऐसी लाइनों के बीच में भागते हैं। अब सर जी लाइनें क्यों बनती हैं? लाइनें रूल्स हैं, लाइन के आगे इधर उधर किसी भी पर्सन को या किसी भी रेसर को नहीं मूव करना, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक। इसको अपने ट्रैक पे रहना है, हर एक को अपने ट्रैक पे रहना है, और इस ट्रैक पे रहते रहते ही उसे जीतना है, वो इधर या उधर नहीं जा सकता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रैक, ठीक है। चलिए, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में पता है रिंग में खेली जाती है, मुक्केबाजी का अखाड़ा, या सिंपली इसको अखाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिंग इस तरह से चारों तरफ से बनी होती है, ठीक है। स्केटिंग, स्केटिंग दो तरह की होती है, एक नॉर्मली हम प्लेन एरिया में करते हैं, आइस पे भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको आइस स्केटिंग बोलते हैं। लेकिन दोनों ही कहाँ खेली जाती हैं? रिंग में। अब सर जी रिंग और रिंग में फर्क क्या है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्पेस में छोटा होता है, स्पेस में बड़ा होता है, इसकी डायमेंशंस अलग होती हैं। लेकिन याद करने का एक तरीका यही है कि यहाँ पे लोग आपस में मुक्केबाजी करते हैं और यहाँ पे लोग स्टिक से बॉल के साथ मुक्केबाजी करते हैं। यहाँ बॉल और जो स्टिक होती है उसकी आपस में वही लड़ाई हो रही होती है जो यहाँ पे ग्लव्स की होती है। ग्लव्स इसको ऐसे ऐसे मारते हैं और उसका जो स्टिक होता है और बॉल होता है वो आपस में भी लड़ाई करते हैं। रिंग, रिंग, याद रहेगा, रिंग और रिंग। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी मेजरमेंट। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने ना अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया ताकि आपको याद करना आसान जनरली। तो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, बुखार किससे नापेंगे? लंबाई किससे नापेंगे? एरिया किससे नापेंगे?
चौड़ाई किससे नापेंगे? तो हर एक चीज का साइंटिफिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। भूकंप किससे नापेंगे? इसी तरीके से हमें वही चीजें याद करनी है कि किस चीज से क्या नापते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसको। बैरोमीटर, किसी भी चीज का दबाव, कितना हवा का दबाव कितना, आपने देखा होगा जो सिलेंडर होते हैं बड़े बड़े वहां पे हॉस्पिटल्स में बाहर में लगे रहते हैं, उसके बाहर एक गोला सा लगा रहता है जिसमें एक सुई होती है, या फिर आपका जो गैस बुझाने वाला लाल सा सिलेंडर होता है उसके बाहर भी एक गोला सा लगा रहता है, उसमें एक सुई होती है। वो एक्चुअली एक बैरोमीटर होता है जो अंदर कितना दबाव है वो बताता है। अंदर अगर हवा काफी ज्यादा होगी तो बताएगा कि हाँ अंदर गैस है, ऑक्सीजन गैस है, या वो गैस है जिससे चीजें बुझ सकती हैं, ये यूज हो सकती हैं, हीलियम गैस है। लेकिन अगर वो खाली हो जाएगा तो बताएगा इसकी गैस निकल चुकी है। यही दबाव नापने का हमारा क्या काम करता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर दबाव। उसके बाद हमारा थर्मोमीटर क्या नापता है? टेम्परेचर। ये तो सबको पता ही होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हमें कितना बुखार है। अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना है तो थर्मोमीटर ही यूज होगा। लाइक आपको अगर गर्म पानी है उसका भी अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो भी थर्मोमीटर यूज होगा। लाइक आपको अगर कुछ ठंडा है, आइस है, उसका भी टेम्परेचर नापना है तो भी थर्मोमीटर ही यूज होगा। तो थर्मोमीटर इज नॉट यूज फॉर बुखार, इट इज यूज फॉर एवरी काइंड ऑफ थिंग जिसका एक टेम्परेचर रेंज हमें पता करनी है कि किसकी कितनी टेम्परेचर रेंज है। ठीक है, चलिए अब जब हवा तेज भागती है या हवा तेज चलती है तो कहीं कहीं मूवीज में या कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े से पोल्स लगे होते हैं और उसके 3-4 ऐसे ऐसे कटोरी शेप में रहता है, कटोरी शेप में ऐसे बनी रहती है और वो कटोरी आपस में घूमती रहती हैं। जैसे जैसे हवा इस कटोरी के अंदर जाती है, जैसे मान लो हवा इस डायरेक्शन में बह रही है तो हवा इस कटोरी के अंदर जाती है तो इसको ऐसे घुमाएगी तो पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में है, और जितनी तेजी से घुमाएगी उससे पता चलेगा हवा का स्पीड क्या है। तो हवा का स्पीड नापने के लिए हम क्या बात करते हैं? एनीमोमीटर। अब ये एनीमोमीटर क्यों बोलते हैं इसको? ये तो जिसने इसको इजाद किया था, जिसने इसका डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, उसके नाम पे है। बट हमें क्या याद रखना है? एनीमोमीटर। कटोरी कब घूमती है, किससे घूमती है, उसका जो नाम है वो है एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कहीं कहीं पे आप जंगल में अगर कभी गए हो तो उमस बहुत बढ़ जाती है, पसीना एकदम से आता है, या फिर जब एक मौसम आता है सर्दी और गर्मी के बीच का तो हमारे पसीने बहुत आते हैं। इसका मतलब जो हवा में ह्यूमिडिटी का स्तर या फिर आपका जो आर्द्रता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपके शरीर से पसीना ज्यादा आ रहा है। तो इसको नापने का काम कौन करता है सर जी? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, करेक्ट। तो हाइग्रोमीटर एक वो डिवाइस होता है। अब हाइग्रो से आप ह्यूमिडिटी आराम से H4H याद रख सकते हो। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो, मास का मतलब वजन, वजन या कोई भी चीज ऐसी जिसका मटेरियल से बना हो, जिसमें एक वजन हो, उसको नापने के क्या काम करता है? बैलेंस या तोला या फिर तोल। ठीक है, इसको हम बैलेंस बोलते हैं, तराजू भी बोलते हैं और बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका किसी चीज में जब खिंचाव आता है, जैसे हम किसी लास्टिक को खींचते हैं या फिर किसी कपड़े को खींचते हैं तो उसमें खिंचाव आता है। वो खिंचाव भी हमारा नापने में क्या क्या कौन नापता है उसे? टेसियोमीटर। टेसियो। अब टेसियो का मतलब क्या हो गया? टेंशन। टेंशन कब आती है? जब नसों में खिंचाव आता है, नसें खींचेंगी, टेंशन आएगी, तो खिंचाव को कौन नापेगा? वो टेसियोमीटर। टेंशन का टेसियोमीटर नापेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपने देखा होगा किसी बिजली वाले को बुलाया होगा, आपका वो ये येलो सा डिवाइस लेके घर पे आता है, आपके इन्वर्टर में, बैटरी में, आपकी किसी प्लग में, स्विच में लगा के चेक करता है कि यहाँ क्या रीडिंग आ रही है। वो यही चेक करता होता है करंट आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, इसको नापने का किस लिए यूज होता है? एमीटर। एमीटर। अब ये एम मीटर भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, एम मतलब नापना, मेजर करना, करंट, करंट नापने के काम आता है ये। और इससे ये एग्जाम में फिगर तो नहीं आएगी, लेकिन फिगर
से हम ये याद रख सकते हैं जो हमारा करंट है, करंट से क्या किस डिवाइस से करंट नापा जाता है, एमीटर। ठीक है। अब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी सी डिवाइस होती है जो इस तरह से बताते हैं 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, 3.4। तो ये एक डिवाइस होती है जो एक नापती है, उसको बोलते हैं सिस्मियोग्राफ। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सिस्मियोग्राफ। यही डिवाइस नापती है कि अर्थक्वेक कितना आया, कम आया, ज्यादा आया, और यही बताती है सिस्मियोग्राफी। या अब सिस्मियोग्राफ अगर हम याद रखेंगे तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्मियोग्राफी। करेक्ट, सिस्मियोग्राफी, इससे हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारा जो रक्त नापते जो डॉक्टर के पास रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर नापने के, रक्त दाब मापी, रक्तचाप या रक्त दाब, कितना हमारा रक्त का दबाव है उसको नापने के काम आता है। और इंग्लिश में इसका बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है, तो स्फाइगोमोमेनोमीटर। इतना लंबा नाम किसी का नहीं है, इतना लंबा नाम किसी का नहीं है। जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट याद करोगे, सबसे डिफिकल्ट नाम है वो हमारा ब्लड प्रेशर में आ रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नापते हुए इतने सारे अजीब 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 नंबर्स लिखे होते हैं जो कभी किसी को समझ नहीं आते। तो ये बहुत लंबे हैं, बहुत सारे हैं। इतने सारे नापने के लिए बहुत लंबा नाम चाहिए था, इसी वजह से इन्होंने इसका नाम स्पाइगेमैनोमीटर रख दिया। ठीक है। स्केल से हम लेंथ नापते हैं, मतलब लंबाई नापने के लिए स्केल यूज होता है। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारी बाइक्स में, कार्स में लगा रहता है, जिससे हम अपनी स्पीड नापते हैं। लेकिन कितना गोल है ये, आप ध्यान से देखिए। ये गोल है, फिर एक और गोला है बीच में। कितने गोले हैं, 2 गोले हैं। इससे ये तो पता चल रहा है स्पीड नापते हैं। इसको बोलते क्या सर जी, इसको 2 गोले ही बोलते हैं। देखो ना, एक गोला ये आ गया, एक गोला ये आ गया, तो ओडोमीटर। ओडो, ओडो मतलब 2 गोले आ गए, एक गोला ये है, एक गोला ये है, ओडो के अंदर वाला, तो ओडोमीटर हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो मोटाई होती है किसी चीज की, किसी चीज की जब मोटाई होती है उसे नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रू गेज। स्क्रू अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो स्क्रू क्या होता है, किसी चीज को टाइट करने के काम आता है। तो टाइट करके हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी मोटाई कम कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं जब बाहर, उसकी मोटाई बढ़ा रहे होते हैं। तो यही ये काम करता है। ये चीज हम इसको जब ऐसे ऐसे खोलते हैं तो ये चीज कम हो जाती है, जब इसको टाइट करते हैं तो ये चीज बढ़ जाती है। तो ये थिकनेस ऐसे और ऐसे नापता है। तो हम एक्चुअली स्क्रू ही तो घुमा रहे हैं। ये हमारे पास पूरा क्या है, ये स्क्रू ही तो है, पेंच ही तो है एक तरह का। उसी पेज को हम कम या ज्यादा करते रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। गेज नाम याद करने की जरूरत नहीं है, स्क्रू। स्क्रू मतलब कि जिससे हम या तो उसके अंदर डाल सकते हैं, उसको कम मोटा कर सकते हैं, ढीला करेंगे तो मोटाई उसकी बढ़ जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक पेन डाला, यहाँ पे ये पेन डाला, और यहाँ से मैंने स्क्रू दबाना शुरू करा, तो ये पेन पे दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ते पड़ते बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो जितना अब मोटा है थोड़ा सा कम होगा। या फिर मैंने यहाँ पे एक कपड़ा डाला, खूब सारा कपड़ा डाला, उसकी जो मोटाई थी, जब उस पर दबाव पड़ेगा तो कम होगा। इसी तरीके से होता है स्क्रू। स्क्रू हमारा क्या करता है, थिकनेस को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किसी की यूनिट क्या होती है। यूनिट का मतलब क्या है। अब मैं बात करूं लंबाई की। अब लंबाई को मैं किसी चीज में नापना तो पड़ेगा ना। मैं कहता हूं कि आज मैं बहुत लंबा चला, भाई कितना चला। अब आज मैंने बहुत सारा खाना खाया, कितना खाया। आज मैं बहुत तेज भागा, किस स्पीड से भागा। तो पहला आंसर होगा आज मैं 2 किलोमीटर चला, आज मैंने 1 किलो खाना खाया, आज मैं 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागा। तो हर एक में एक यूनिट। इसी तरीके से एनालॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिट से रिलेटेड आते हैं कि अगर ये चीज है, इसको नापने की क्या यूनिट है। अभी जो हमने बात करी थी नापने का यंत्र क्या है, अब हम जो बात करेंगे नापने की यूनिट क्या है। चलिए देखते हैं। देखो, लेंथ नापने किससे नापते हैं, मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। मीटर को ही हम किलोमीटर भी बोल सकते हैं, उसको भी लेंथ में, लेंथ को भी उसी में नापते हैं, बट लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर को। एनर्जी, ताकत को नापने के लिए जूल। जूल किसने इजाद किया था, अभी फिजिक्स का लेक्चर हमारा है 7-8 दिन बाद, वहां पे हम डिटेलिंग जाएंगे ऐसे यूनिट्स में। बट यहाँ पे एनालॉजी में जो हमें जरूरत है सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। एनालॉजी, सॉरी, एनर्जी
एनर्जी हमारी किस में नापी जाती है? जूल में, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज का आविष्कार किया था, ऊर्जा, ऊर्जा का। ऊर्जा हमारी किस में नापी जाएगी? जूल में। मास किलोग्राम सबको पता है। एंगल, एंगल हमारे डिग्री में भी नापा जाता है, ठीक है, और रेडियंस में भी नापा जाता है। ज्योमेट्री में आपको सिखाएंगे डिग्री और रेडियंस का क्या मतलब है और किस तरीके से नापने के इसके फॉर्मूलेज हैं। तो रेडियन ये रहता है, रेडियन, इसको बोलते हैं ना पाई। तो जो भी हमारा एंगल होगा उसको नापने का क्या रहेगा? रेडियन, ठीक है। उसके बाद काम करने की क्षमता, देखो काम और एनर्जी दोनों एक ही चीज है। एनर्जी मतलब कि ताकत, उसी ताकत से तुम्हारा काम होना है, तो वो भी जूल में ही नापी जाती है, ठीक है, याद रहेगा। जो हमारी एनर्जी है, जितनी हमारे में ताकत है, उतना ही तो कम काम कर पाएंगे। किसी ने अगर 2 रोटी खाई है तो वह 2 रोटी जितना काम कर पाएगा। तो काम इज वर्क हेयर, ठीक है। एनर्जी किससे आएगी? खाने से। तो एनर्जी वर्क दोनों को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है जब हम, देखो बल्ब जल रहा है कहीं, अगर एक बल्ब जल रहा है और मैं बीच में खड़ा हूं, अगर मैं बल्ब के पास जाता हूं तो उसकी जो रोशनी है बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसका जो रोशनी का स्तर होगा या इंटेंसिटी होगी या रोशनी की जो क्षमता होगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं बल्ब से दूर जाता रहूंगा रोशनी की क्षमता मेरी कम होती रहेगी। इसी को बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी या इंटेंसिटी। इसको नापने का भी एक तरीका है कि कितना वो गहरा है, रोशनी का जो प्रकाश है वो कितना ज्यादा इंटेंस है, कितना ज्यादा गहरा है, या कितना ज्यादा उसमें ताकत है, एक तरह से ये कह सकते हैं। उसको नापते हैं कैंडिला से। कैंडिला मतलब कैंडल, कैंडल मतलब रोशनी, ठीक है। तो कैंडिला से क्या नापेंगे हम? ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी नापने के लिए क्या यूनिट है हमारी? कैंडिला, ठीक है जी। अब एरिया किसमें? लेंथ हमने नापी थी मीटर में, तो एरिया हम नापेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर को हम हेक्टेयर भी बोल देते हैं, हेक्टेयर भी बोल देते हैं। तो क्षेत्रफल नापने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? मीटर स्क्वायर या फिर हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद टाइम किस में नापते हैं? सेकंड्स में, ये सबको पता है। चलिए, अब आपका जो रेजिस्टेंस है आप इसको किस में नापते हो? ओम में। इसको याद रखना, ओम को, क्योंकि अभी एक और चीज आएगी उसको हम नापेंगे मोह में। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि याद रहे। रेजिस्टेंस होता है जब करंट एक तार में जा रहा है और उसको कोई चीज रोक रही है, कितना रोक रही है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना रोक रही है वो किस में नापते हैं हम? ओम में, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा है कि करंट तार में जा रहा है, कितनी ज्यादा ताकत से वो जा सकता है, कितना उसको कंडक्शन मिला हुआ है, मतलब कितना उसकी क्षमता है कि वो, जैसे एक लोहा है, लोहे में करंट जल्दी से चला जाएगा, लकड़ी है, लकड़ी में नहीं जाएगा। तो लकड़ी में जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा है, लोहे में जो कंडक्ट करने की पावर है, करंट को एक से दूसरी तरफ भेजने की जो पावर है वो ज्यादा है। तो लकड़ी में रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा? बहुत ज्यादा। लोहे में रेजिस्टेंस क्या हुआ? बहुत कम। यही है। तो रेजिस्टेंस होता है OHM, ओम, और इसका उल्टा जो कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होता है वो बोलता है मोह। इसका उल्टा 1/ओम भी बोल सकते हैं उसको, या फिर MHO भी बोल सकते हैं, या फिर OHM की पावर -1 भी बोल सकते हैं। कुछ भी आ जाएगा, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए मेरे का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, हिंदी का मतलब क्या है इसका? मना करना, ठीक है। चलिए एक बार और समझाता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये आपका फिजिक्स में भी यूजर है, यहाँ पे भी यूजर है। मेरे पास यहाँ पे वर्ड क्या है? रेजिस्ट। अब रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना। मेरी ये तार है, इसमें से इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो करंट जाने को रोक रही हैं, मना कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो करंट जाने दे रही हैं आगे, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस नापते कैसे हम? ओम में, और कंडक्टेंस कैसे नापते हैं हम? उसका उल्टा हमारा मोह में।
ठीक है जी। चलिए अब हम समझते हैं करंट। रेजिस्टेंस करंट में नापा जाता, करंट हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। कितना करंट है, ज्यादा करंट है, कम करंट है। अभी भी करंट की पहले भी बात हुई थी, जो करंट नापने वाला आता है इंसान, उसका जो इक्विपमेंट था क्या था? वो एमीटर। याद है? एमीटर। क्या, क्यों एमीटर था? एम्पियर, क्योंकि वो एम्पियर में नापा जाता है। तीनों चीजें करंट कोरिलेट हो गई। हमारा जो करंट है उसको नापने का जो डिवाइस सा था, इसको हम क्या बोल रहे थे? एमीटर। ठीक है, और ये नापा किस में जाएगा? एम्पियर। एम्पियर। तो दोनों चीजें सेम ही है। इसी इसने साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, तो एम्पियर और एमीटर। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड। चलिए पावर किस में नापते हैं? पावर आपको पता है, आपका बिजली का बिल आता है, कितने वॉट का बल्ब है, मतलब उसकी पावर कितनी है। ज्यादा वॉट का तो ज्यादा पावर देगा, कम वॉट का तो कम वॉट, तो वॉट, पावर वॉट। ठीक है। टेम्परेचर, अभी बात हुआ था हमारा टेम्परेचर किस में? टेम्परेचर को बनाया किसने था? थर्मोमीटर से वो नापा जाता है, थर्मोमीटर से नापा जाता है, और डिग्रीज में। थर्मोमीटर तो वो टूल है, ये क्या है? मेरा थर्मोमीटर है, और नापूंगा मैं किस में? डिग्री में। कितना डिग्री का टेम्परेचर है, कितना डिग्री का बुखार है, 100 डिग्री है, 97 डिग्री है। तो ये दो चीजें अलग हैं कि जिस टूल से नापा जाता है दैट इज थर्मोमीटर, जो चीज नापते हैं वो है हमारा डिग्री। कोरिलेट कर पा रहे हैं? तो तापमान होगा मेरा, वो मैं किस में नापूंगा? हमेशा डिग्री में। ठीक है जी। चलिए अब समझते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें आपको नई और अलग लग रही होंगी, और क्वेश्चन एग्जामिनर इसी में से निकाल के देगा। वो यही जानना चाह रहा है आपको याद कितना रहेगा। ठीक है, तो याद करने की हम कोशिश करेंगे बीच बीच में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नापते किससे हम? ऑर्स्टेड से। ठीक है, ऑर्स्टेड से। इसको हम याद करेंगे। वॉल्यूम हमारा लीटर में रहता है हमेशा, कितने लीटर दूध है या कितने लीटर पानी है। उसके बाद फोर्स, अभी अगर याद हो तो हम बात कर रहे थे जूल, वो किसका था? एनर्जी और वर्क का। यहां हम बात कर रहे हैं फोर्स। फोर्स मतलब कि ताकत, वर्क मतलब कि काम, और एनर्जी मतलब कि क्षमता। ठीक है, तो फोर्स जो ताकत है वो किस में नापी जाएगी? मैंने कितनी ताकत लगाई, थोड़ी लगाई या ज्यादा लगाई, 2 न्यूटन लगाई या 20 न्यूटन लगाई, तो ये न्यूटन है। न्यूटन कौन था? न्यूटन कौन था जिसके सिर पे फल गिरा था? याद आ रहा है? कौन था जिसके सिर पे फल गिरा था? तो फल गिरते गिरते उसकी जो ताकत थी, देखो यहाँ पे भी एक फल बना हुआ है, ये सेब ही है, हरे कलर का सेब है। तो ये सेब है, ये किसका सेब है? ये न्यूटन का सेब है। और इस पे देखो दोनों बच्चे ताकत लगा रहे हैं, तो फोर्स हमारा किससे रिलेट हो गया? न्यूटन से। उसके बाद ये चीज भी आपने कहीं कहीं अगर देखी हो, आपका जो आपके स्टेबलाइजर्स होते हैं वहां पे जरूर बना होता है। इससे हम वोल्टेज नापते हैं। वोल्टेज नापते हैं कि उसका कितना पोटेंशियल है। जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं ना, रोहित शर्मा का कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्षमता। ऐसी किसी चीज का वोल्ट नापने के लिए या उसके करंट की कैपेसिटी नापने के लिए इसमें कितनी क्षमता है, हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बोलते हैं इसको। किस में नापेंगे इसको? वोल्ट मीटर तो डिवाइस का नाम है, और किस में नापेंगे? दैट इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट में नापेंगे। क्या चीज नापेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि ताकत, इस इक्विपमेंट की कितनी ताकत है, कितना ये हमारे को एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट हमारे को दे सकता है। पोटेंशियल, इससे आप कोरिलेट करेंगे। ठीक है, प्रेशर, दबाव, पास्कल। शुरू में हमने प्रेशर का इक्विपमेंट देखा था। ठीक है, वो ब्लड प्रेशर का अलग था, ब्लड प्रेशर का तो बहुत बड़ा सा था, लेकिन ये प्रेशर है। तो प्रेशर हम किस चीज में नापते हैं? पास्कल। ठीक है, पास्कल। पी से पी आ गया मेरा, प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, और यहां पे मेरा कंडक्टिविटी, ये है वो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो कुछ नहीं याद करना, मोह। चालकता, चालकता मेरी किस में नापेंगे हम? मोह में। ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, चलते रहिए, घबराना नहीं है कि इतना सारा हो गया, ये मैं कैसे याद रखूंगा। मैं खुद अभी रिवीजन कराऊंगा, एक एक पॉइंट की रिवीजन कराऊंगा, बस आपको अपना फोकस बना के रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि
जितने जो हमारे वर्ड जो लोग हैं वो जो काम करते हैं, जो उनका प्रोफेशन है वो क्या होता है, जैसे एक टीचर का प्रोफेशन क्या होता है, पढ़ना। एक क्लर्क का प्रोफेशन अलग होता है, एक जो मिल्कमैन है उसका प्रोफेशन अलग होता है, पेपर बांटने वाले का अलग है, सबका अलग अलग काम होता है। और उस काम को करने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीचर काम करने के लिए पेन का इस्तेमाल करेगा, लेखक भी पेन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लोहार है वो एक छेनी हथौड़े या फिर कुल्हाड़ उसका, आपका जो कारपेंटर है वो अलग। तो हम टूल्स की बात करेंगे, कौन सा टूल कौन सा व्यक्ति यूज करता है। हमारा जो लोहार होता है जिसको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, वो एनविल या फिर निहाई हथौड़ा टाइप ये होता है, इसको यूज करता है। क्या यूज करता है, एनविल हथौड़ा। आपका ऑथर क्या होता है, लेखक, वो क्या यूज करता है, पेन, मैंने अभी बताया। उसके बाद आपका जो कारपेंटर होता है, बढ़ई, बढ़ई का क्या काम होता है, चीजों को काटना, वो आरी यूज करता है, ठीक है, बढ़ई मेरा आरी यूज करेगा। डॉक्टर के पास ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस्कोप। तो डॉक्टर क्या यूज करता है, मेरा स्टेटस्कोप। ये जो ये हथौड़ा, ये कुल्हाड़ी या फिर कुछ ऐसी चीज नहीं होती, इसके अंदर गैप होता है, तो इसको हम बोलते हैं हैरो। अगर गैप आ रहा है तो हैरो बोलेंगे, नहीं तो वो फावड़ा। तो फावड़ा, और फावड़े के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कट्स आ रहे हैं, फावड़ा तो आपका ऐसा हो गया पूरा, लेकिन अगर आपको कट आ रहे हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं हैरो, ठीक है। तो जो माली होता है वो हैरो का यूज करता है, ठीक है। आपका जो खाना बनाने वाला शेफ होता है, बावर्ची होता है, उसको वो क्या यूज करता है, हमारा चाकू, ठीक है, बावर्ची का नाइफ रहेगा। उसके बाद लेबरर कुदाल, ठीक है, कुदाल, स्पेड, कुदाल को क्या बोलेंगे हम, स्पेड। उसके बाद शोल्जर गन, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मेरा फार्मर क्या यूज करता है, हल, प्लो, कार्ड भी बोलते हैं इसको, प्लो भी बोलते हैं। टेलर क्या यूज करेगा, सुई, दर्जी का यूज करेगा सुई, ठीक है। उसके बाद मैशन, जो हमारा मिस्त्री होता है, वो क्या यूज करता है, प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होता है एक्चुअली, ये इस चीज को बोलते हैं हम प्लम्ब लाइन। तो मिस्त्री का जो टूल है वो क्या होगा, प्लम्ब लाइन, जिससे वो ये नापता है कि मेरा जो ईंट जो मैं चढ़ा रहा हूँ एक के ऊपर, वो सीधी लाइन में है या नहीं है, उसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन। लाइन में है नहीं है, प्लम्बर अपना काम लाइन में कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज प्लम्ब लाइन, ठीक है। आपका जो वुड कटर है वो आपकी कुल्हाड़ी एक्स का यूज करता है, जो पेड़ काटने वाला आपका वुड कटर होता है, ठीक है। आपका जो वॉरियर होता है, जो लड़ता है या फिर जंग में जाके, उसको क्या यूज करता है, वो तलवार, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यूज करता है, ठीक है। आपका सर्जन क्या यूज करता है, स्कैपल। स्कैपल और नाइफ में एक फर्क है, नाइफ आप घर पे यूज करते हो चीजों को काटने के लिए, स्कैपल भी एक चाकू होता है, छोटी शेप में होता है, वो एक्चुअली सर्जरी में अगर किसी चीज का मांस काटना हो या फिर कोई अंदर का पार्ट हमारे को कट करना हो, तो दैट ये चीज यूज होती है, स्कैपल, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्कल्पचर होता है, जो हमारी मूर्ति बनाता है, मंदिर की मूर्ति और घर पे सजाने की कोई मूर्ति हो, वो छेनी हथौड़ा नहीं यूज करता, वो स्पेशल एक लकड़ी की छेनी होती है, लकड़ी का हथौड़ा होता है, चिसल, उसको बोलते हैं चिसल, ठीक है। एक छेनी हथौड़ा लोहे का भी होता है, और एक लोहे का जो यूज करता है वो हम प्लम्बर में यूज कर सकते हैं, या फिर जो मैशन बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मूर्तिकार होता है, जो लकड़ी की या सॉफ्ट मूर्तियां बनाता है, फ्रेम्स बनाता है, सीनरीज बनाता है, उसमें यूज करते हैं हम चिसल, ठीक है, चिसल याद रहेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे टूल्स होते हैं उसमें क्या क्या वो काम करते हैं। सुई क्या काम करती है, किसी चीज को सुनने का, निडल, स्यू। बाइनोकुलर मतलब जो हमारे देखने के वो होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, दूरबीन, दूरबीन से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नाइफ, नाइफ हमारा क्या करता है, काटने का काम करता है, अभी आपको बताया था। चिसल, चिसल क्या था हमारा, कुछ बनाने का काम कर रहा था। नक्काशी, एक्चुअली नक्काशी मतलब कार्विंग करना, दैट इज कार्विंग, काव, काव, कार्विंग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा ओगर, ओगर ये होता है ड्रिल करते हैं, कोई बड़ा सा बोर करते हैं, होल करते हैं, वो बोर क्या करते हैं, बोर करते हैं, हम वही टर्म यूज करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। टोंग्स, टोंग्स क्या होता है मेरा, चिमटा,
ये घर वाला चिमटा भी हो सकता है, और जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं बड़े बड़े काम के लिए, उस चिमटों को भी हम क्या बोलते हैं, टोंग। तो टोंग मेरा क्या यूं करता है, किसी चीज को पकड़ने का काम करता है, होल्ड करने का काम करेगा टोंग। ठीक है। उसके बाद मेरा कुदाल, कुदाल ऑब्वियसली खोदने का काम करेगा, कुदाल को हम क्या बोलते हैं, मेटॉक। डिग, डिग मतलब खोदना, और मेटक कुदाल। ठीक है। गन हमारा शूट करने के काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा स्वॉर्ड। स्वॉर्ड ऑब्वियसली लड़ाई में किसी को मारने या काटने का काम करेगा। स्पेड, स्पेड मतलब जो मेरा कुदाल है वो ऑब्वियसली खोदने का हो गया ये हमारा। उसके बाद है ओर। ओर क्या होता है, जो ये इस चीज को हम ओर बोलते हैं। और मेरा तैरने या फिर हमारे को आगे की तरफ चप्पू चलाने का काम करेगा। ठीक है। पेन हमारा लिखने का काम करता है। उसके बाद हमारा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को ध्यान से देखेंगे तो ये चीजों को बड़ा करता है, मैग्नीफाई करने का, आवर्धन करने का काम करता है। शोवल, फावड़ा, स्कूप। शोवल क्या करता है, फावड़ा क्या करता है, ढोल मतलब एक तरह से एक इस तरह का स्पेस बनाने का भी काम करता है। स्पून, स्पून खिलाने के काम आता है। एक्स, एक्स हमारा किसी चीज को काटने के, चीरने के, फाड़ने के काम आता है। शील्ड क्या होती है, जो हमें हमारा ध्यान रखे, हमें गार्ड करे, बॉडी गार्ड, शील्ड गार्ड। ठीक है, ढाल कवच। उसके बाद स्पैनर, स्पैनर एक तरह से ये प्लास की तरह होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं। तो ये हमारे किसी चीज को पकड़ने के, जैसे प्लास क्या करता है, पकड़ने का काम आता है, यही स्पैनर जो है हमारे को ग्रिप बनाने के, किसी चीज को पकड़ने के काम आएगा। लाउड स्पीकर किसी चीज, किसी भी आवाज को बढ़ाने का काम करता है। करेक्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।